Hello everyone, welcome to my channel Ramas Physics. So ग्रेविटेशन का मैंने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने दे दिया है इस चैनल में। तो आज ग्रेविटेशन का लेक्चर 2 मैं डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी तुम लोगों को मैंने 7-8 क्वेश्चन भी दिया था, जहाँ पे मैंने बहुत सारा थ्योरी क्वेश्चन दिया था एंड सिर्फ एक न्यूमेरिकल दिया था और 4 ग्राफ दिए थे। ठीक है, तो पहले ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे एंड बहुत कुछ जानेंगे आज भी ग्रेविटेशन के बारे में। सो डेफिनेटली पूरा क्लास देखना एंड डेफिनेटली जो भी मैं होमवर्क दूंगा उसको करना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो लास्ट दिन वाला जो न्यूमेरिकल था उसको डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से हमें लास्ट दिन का जो डिस्कशन हुआ था वो थोड़ा याद आ जाएगा एंड हम लोगों को थोड़ा हेल्प होगा। तो लास्ट दिन तो हम लोग ने एक क्वेश्चन दिया था जहाँ पे वेक्टर फॉर्म, मतलब ग्रेविटेशन का जो वेक्टर फॉर्म है ग्रेविटेशन फोर्स का, उस वेक्टर फॉर्म को यूज करना था। ठीक है, तो मैं वही सेम क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ वही सेम टाइप का, और जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो तो खुद से करना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ जहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, ये रहा 2 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 1 kg एक मास है, यहाँ पे 2 kg और एक मास है। ठीक है, 1 kg और 2 kg दोनों का पोजीशन कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा हम लोगों को। पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, इनका पोजीशन है 1, 2, 3 मान लेते हैं, और इसका जो पोजीशन है वो है 2, 0, 1। ठीक है, ये रहा दोनों का पोजीशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ये रहा हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब पूछा गया है क्या, पूछा गया है यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2 kg के ऊपर 1 kg के द्वारा जो फोर्स है उसको निकालना पड़ेगा। मतलब 2 kg जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर 1 kg कितना फोर्स है, कितना ग्रेविटेशन फोर्स है उसको निकालना पड़ेगा। एंड सिमिलरली सेम एक क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे 2 kg 1 kg के ऊपर कितना फोर्स है उसको, उसका जो फोर्स वेक्टर है उसको निकालना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे 2 kg के ऊपर फोर्स निकालना है बाय 1 kg। ओके, क्या निकालना है, 2 kg के ऊपर फोर्स बाय 1 kg। ये रहा हमारा फोर्स का रिप्रेजेंटेशन एंड F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, G इनटू मास, इसका मास मान लेते हैं ये है m1, इसका मास मान लेते हैं m2, तो फिर m1 इनटू m2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे दोनों में जो डिस्टेंस है उसको निकालना पड़ेगा, मतलब जो वेक्टर है इसको मान लेते हैं ये रहा r1 वेक्टर और ये रहा r2 वेक्टर। ठीक है, तो फिर ये जो है ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा r21 वेक्टर। ठीक है, 1 से तुम जा रहे हैं r12। ठीक है, तो r12 वेक्टर हमें चाहिए। r12 वेक्टर तो फिर वेक्टर फॉर्म क्या होगा, r12 क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा r12 वेक्टर। तो पहले r12 वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको ये रहा वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, ग्रेविटेशन जो लॉ था न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ था उसका वेक्टर फॉर्म है ये। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि F21 इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। जो भी लिखो तुम्हें R12 वेक्टर चाहिए। R12 वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, R12 वेक्टर कैसे निकलेगा, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। इसमें तुम लोग जो वेक्टर ट्रायंगल रूल है उसको तुम याद करो, उसको तुम याद कर लो, वो उसको अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, देखो बहुत ही इजी है। ओ ये जो R1 वेक्टर है O से 1 kg की तरफ जो R1 वेक्टर है, 1 kg से 2 kg की तरफ R12 जो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर का जो ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर है एंड R2 वेक्टर हो जाएगा ऑपोजिट ऑर्डर। तो फिर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल क्या होता है, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो फिर R12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बहुत अच्छा, तो
तो फिर यहाँ पे R2 वेक्टर का जो फॉर्मेट है वो क्या है 2, 0, 1, मतलब क्या है 2 है x का जो पार्ट है वो है 2, तो फिर ये बन जाएगा 2 I कैप 0, मतलब j कैप कोई j कैप नहीं है, और यहाँ पे 1 जो है वो है z कंपोनेंट, मतलब वो उससे सिर्फ आएगा k कैप माइनस R1, मतलब 1, 2, 3, इसका मतलब क्या होगा I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, समझ में आया? इसको माइनस करो, माइनस करने से क्या मिलेगा, इसमें आ जाएगा I कैप, इसमें आ जाएगा माइनस 2j कैप और इसमें आ जाएगा माइनस 2k कैप। ये हो गया हमारा R12 वेक्टर। R12 वेक्टर मिल गया। R12 वेक्टर से तुम लोग R12 कैप निकाल सकते हो। R12 कैप का फॉर्मूला क्या है, आई थिंक तुम लोगों को पता है। वेक्टर से यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये रहा वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका यूनिट वेक्टर, इससे हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तुम लोग निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर देता हूँ। मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, कैसे आ रहा है, I कैप का कोएफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर, माइनस 2 है j कैप का कोएफिशिएंट, उसका स्क्वायर मतलब 4, 1 प्लस 4 से 5 हो गया, फिर एक माइनस 2 है उसका भी स्क्वायर होगा, उससे 9 हो जाएगा, रूट ओवर 9 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर R12 कैप। ठीक है, अब इसको तुम्हें यहाँ पे यूज करना होगा, साथ साथ R12 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। R12 का मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है ऑलरेडी, यहाँ पर 3 मिल चुका है। तो फिर F21 वेक्टर मतलब फोर्स ऑन 2 kg by 1 kg, ये जो है इसका वेक्टर फॉर्मेट क्या होगा, इसका वेक्टर फॉर्मेट होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G इनटू मास 1 इनटू मास 2, मतलब 1 इनटू 2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर, मतलब 3 इसका स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है I कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय 3। तो बस मिला के बाद हो जाएगा ये 1 into 2, यहाँ पे 3 स्क्वायर into 3 से आ जाएगा 3 स्क्वायर into 3 से आ जाएगा 27, और यहाँ पे आ जाएगा I कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये रहा हमारा F21 वेक्टर। ठीक है, ये रहा F21 वेक्टर, मतलब फोर्स ऑन 2 kg by 1 kg, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया। अब जो दूसरा क्वेश्चन था जहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, फोर्स ऑन 1 kg by 2 kg, मतलब 1 kg के ऊपर फोर्स चाहिए by 2 kg। तो जैसे कि तुम लोगों को ऑलरेडी पता है फ्रॉम माय लास्ट लेक्चर, जहाँ पे मैंने बोला था कि ये जो ग्रेविटेशन लॉ है ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती है। मतलब क्या है, मतलब है फोर्स ऑन 2 kg by 1 kg, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा इसके साथ फोर्स ऑन 1 kg by 2 kg के साथ, मतलब F12 इज इक्वल टू F21, इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो फिर फोर्स ऑन 2 kg, सॉरी फोर्स ऑन 1 kg by 2 kg, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा F12 वेक्टर, सॉरी F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। मतलब ये जो आंसर मिला है इसका आगे माइनस कर दे दो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया यूजिंग जो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, उसको यूज करके मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया। अब बोलो, अब क्या था क्वेश्चन, अब और एक क्वेश्चन था कि जहाँ पे बोला गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, इससे बहुत ही अच्छा तुम्हें एक कंक्लूजन मिलेगा। कैसा, देखो किसका एक्सेलरेशन चाहिए, बोलो किसका एक्सेलरेशन निकाला जाए। पहले मान लेते हैं 2 kg का एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, 2 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 1 kg 2 kg के ऊपर जो फोर्स दे रहा है, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स जो दे रहा है, उसके लिए 2 kg में कितना एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यू all know that F is equal to ma, okay, so A is equal to क्या होगा, A is equal to F divided by m, force divided by mass, force को mass से डिवाइड कर दो, उससे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो फिर 2 kg के ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 kg के ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा पहले। मतलब क्या है, मतलब है F21, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है, उसको लेना पड़ेगा पहले। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है 3, मतलब G into 2 डिवाइडेड बाय 27 into 3, तो
यहाँ से आ जाएगा 9, तो फिर कुल मिला के बाद हो जाएगा ये कि 2g डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, 2g डिवाइडेड बाई 9 ये है हमारा फोर्स ऑन 2 kg बाय 1 kg, इतना न्यूटन। मैंने इसको ये जो यूनिट लिख दिया मैंने 2g बाई 9, जी का वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, बट तुम लोग अगर स्कूल में सॉल्व करोगे तो फिर वहाँ पे जी का वैल्यू पुट करना, ठीक है। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो जैसा एमसीक्यू जैसा ऑप्शन रहेगा वो उससे ट्राई करना पड़ेगा। बाकी 2g डिवाइडेड बाई 9 ये है प्रोसेस, इससे फोर्स मिलेगा। अब एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मास से डिवाइड कर दो, मास क्या है, मास है 2 kg, 2 से डिवाइड कर दो तो फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा g डिवाइडेड बाई 9 इतना मीटर पर सेकंड। इसका एक्सेलरेशन है ये 2 kg का एक्सेलरेशन। अब बोलो 1 kg का एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, 1 kg का एक्सेलरेशन मतलब ये जो फोर्स है इस फोर्स को एक्चुअली को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर ये तो 2 kg का एक्सेलरेशन हो गया। 1 kg का जो एक्सेलरेशन है, 1 kg का जो एक्सेलरेशन है, 1 kg का एक्सेलरेशन कितना आएगा, 1 kg का एक्सेलरेशन आ जाएगा 2g डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर देखो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम है, जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है ना। जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन कितना है g बाई जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन कितना है 2g बाई 9, जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कितना है g बाई 9। तो फिर यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तुम लोगों को शायद याद होगा कि लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में मैंने पूछा था कि जो अर्थ सन के रिस्पेक्ट में सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, सन क्यों नहीं रोटेट कर रहा अर्थ के अराउंड, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने बोला था, ठीक है, मतलब इससे ये जो क्वेश्चन है इसका एक बहुत अच्छा रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स, मैंने तुमको बोला था कि सन अर्थ को खींच रहा है एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ डेफिनेटली अर्थ भी सन को खींचेगी। तो फिर बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सन का मास बहुत ज्यादा है, एज इसका मास बहुत ज्यादा होगा तो उसका एक्सेलरेशन इतना कम होगा कि हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये खींच रहा है, ठीक है। बट अर्थ का मास सन के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर भी हो रहा है कि 1 kg और 2 kg दो मास है, जहाँ पर 2 kg का जो एक्सेलरेशन है वो g बाई 9 आ रहा है, 1 kg का जो एक्सेलरेशन है वो 2g बाई 9 आ रहा है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे तुम लोगों को याद रखना चाहिए कि जब एक हेवी मास और एक लाइट मास ये दोनों के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होगा, तो फिर पहला बात तो ये है कि ये दोनों का जो सेंट्रल मास होगा, सेंट्रल मास के रेस्पेक्ट में ये दोनों रोटेट होगा। मान लो ये रहा मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका मास बहुत कम है, तो वह सेंट्रल मास कहाँ पे होगा, जिसका मास ज्यादा है उसका करीब होगा। ये तो सेंट्रल मास का प्रॉपर्टी है कि सेंट्रल मास उसी के करीब होता है जिसका मास बहुत ज्यादा है, मतलब हेवियर मास के करीब होता है सेंट्रल मास। तो फिर एक्चुअली ये जब रोटेट करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स तब क्या होगा, अराउंड सेंट्रल मास ये दोनों रोटेट करेगा, ठीक है। बट जो हेवियर मास है उसका एक्सेलरेशन इतना कम होगा कि हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि वो भी रोटेट कर रहा है, सेंट्रल मास उसका करीब है इसीलिए नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली सन और अर्थ के बीच में जो सेंट्रल मास है, सेंट्रल मास सन के बहुत करीब है, इसलिए सन का रोटेशन समझ में नहीं आ रहा है, अर्थ का रोटेशन हमें लग रहा है कि अर्थ रोटेट कर रहा है। सिमिलरली न्यूक्लियस में भी होता है, न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ठीक है, जो तुम लोगों को क्लासिकल थ्योरी जो तुम्हें पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है। बट एक्चुअली न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो बीच में जो सेंट्रल मास होता है उसी के अराउंड दोनों रोटेट कर रहा है, बट हमें लग रहा है कि नहीं इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस, ठीक है। तो वही रीजन यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, कि जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होता है, इसीलिए उसका मोशन हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें नेग्लिजिबल लग रहा है, और जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। तो फिर इस न्यूमेरिकल से हमें ये समझ में आ गया कि हाँ जो हमें कंक्लूजन किया था कि हाँ जो न्यूटन थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ होल्ड करेगा ग्रेविटेशन में, वो भी प्रूव हो गया, साथ में मतलब वेरीफाई हो गया, प्रूफ में वेरीफाई हो रहा है यहाँ से। और एक इंफॉर्मेशन मिलेगा जी कि अगर ये पूछा जाए कि फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, देन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मास से इन्वर्स करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन, जिसका ज्यादा मास उसका कम एक्सेलरेशन, जिसका कम मास उसका ज्यादा एक्सेलरेशन। ऐसे कि न्यूमेरिकल तुम्हें समझ में आया। अब
ग्राफ में, ठीक है। कौन सा ग्राफ? देखो तुम लोगों को मैंने बोला था कि 1/r के साथ ग्राफ बनाना है। बहुत अच्छा है क्वेश्चन। देखो ये है हमारा ग्रेविटेशन लॉ, F = Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r²। ये है हमारा ग्रेविटेशन लॉ, F = Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r²। बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो फोर्स है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद r²। ये स्टेटमेंट मैंने बोला था कि स्टेटमेंट को याद रखना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद r² एंड सिमिलरली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद 1/r²। ये दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली सेम है, ठीक है। तो फिर अगर क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस, एफ एंड आर के बीच में ग्राफ निकालना है, अगर ये क्वेश्चन है तो फिर क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्सल प्रोपोर्शन है, ये समझ में आ रहा है, तो ग्राफ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। बट अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि फोर्स के साथ 1/r करना चाहिए, तो देखो एक्चुअली फोर्स आ रहा है मैनेजर्स, फोर्स आ रहा है मैनेजर्स 1/r का स्क्वायर। फोर्स को y मान लो, 1/r को x मान लो, तो फिर क्या आ रहा है? y = x²। y = x² ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ का क्या? पैराबोला का ग्राफ है। बहुत अच्छा, ठीक है। और तुम लोगों को पता है कि y = x² में जिसका पावर सिंगल होता है उसी के रिस्पेक्ट में सिमेट्री मेंटेन कर रहा है, सिमेट्री मेंटेन होता है। तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, 1/r के साथ ग्राफ, ठीक है। अगर 1/r² के साथ ग्राफ पूछा जाए कि 1/r² के साथ ग्राफ क्या होगा, तब बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि f रेडियस तुम्हें 1/r² तो है, तो 1/r² पूरी उसको x मान लिया जाए एंड f को y मान लेते हैं, तो अगर y = x हो गया तो उसका ग्राफ हो जाएगा कैसे? ऐसे, ठीक है। तो फिर ये रहा हमारा ग्राफ। 4 ग्राफ दिए थे मैंने, 3 ग्राफ मैंने कर दिया, 1 ग्राफ से करो, ठीक है। अब आते हैं आज की न्यूमेरिकल वाला टॉपिक, ठीक है। न्यूमेरिकल में जाने से पहले हम लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चीज सीखना पड़ेगा। वो क्या है? वो है ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में, ठीक है। ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटेशन फील्ड पहले जान लेते हैं, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आएंगे, ठीक है। और साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। चलो तो बोलो ग्रेविटेशन फील्ड, फील्ड क्या है? फील्ड एक ऐसा चीज है, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है फील्ड। फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लो कि ये एक जगह है, ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी रहता है, मतलब ये एक लोकेलिटी है और यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है। इस आदमी को इस लोकेलिटी में जितना भी लोग है सब उसको रेस्पेक्ट करते हैं, उसका बात मानते हैं, मतलब इस लोकेलिटी में इसे दबदबा है, ठीक है। तो फिर ये जो लोकेलिटी बन गया ना, मतलब ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये लोकेलिटी है, जो भी है, ये बन गया इसका फील्ड। मतलब फील्ड एक ऐसा क्वांटिटी है जहां से हमें ये पता चलता है कि अगर ये बोला कि इसका फोर्स फील्ड निकालो, ग्रेविटेशन फोर्स का फील्ड क्या है, मतलब ये है कि ग्रेविटेशन फोर्स का ग्रेविटेशन जो फोर्स है उसका इन्फ्लुएंस कितना रीजन में है, ये है फील्ड। सुना है ना कि फील्ड क्या है? फील्ड है ग्रेविटेशन फोर्स का अराउंड, ग्रेविटेशन फोर्स जितना रीजन में अपना इन्फ्लुएंस दे पा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशन फोर्स। मेरा पास मास है, मेरा मास के लिए जो ग्रेविटेशन फोर्स है
वो ग्रेविटेशन फोर्स कितना रीजन तक अपना इन्फ्लुएंस दे पा रहा है, वो है फील्ड ऑफ दिस ग्रेविटेशन ऑफ दिस मास। ओके, ये है एक मास, इसका ग्रेविटेशन फोर्स का इन्फ्लुएंस जितना तक रहेगा वो होगा ग्रेविटेशन। अब देखो, अब मेरे बात ना सुन के थोड़ा सोचो, मैं बोल रहा हूं सोचो। हम लोग के पास फॉर्मूला तो बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला को याद रखना बहुत इजी है। वो क्या है, F इक्वल टू जी, m कैपिटल M मान लेते हैं और एक मास स्मॉल m मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, जहां पे कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R। ठीक है, अब बोलो कि अगर ये इस आदमी को छोड़ दो, इस आदमी का जो मास है उसको ले लेते हैं, वो है कैपिटल M। आदमी को समझाना है कि तुम्हारा इन्फ्लुएंस कितना तक है। वो तो रेस्पेक्ट वाला इन्फ्लुएंस जो भी है, दबदबा वाला इन्फ्लुएंस जो भी है, और एक भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। वो क्या है, वो है तुम्हारा ग्रेविटेशन फोर्स वाला इन्फ्लुएंस। वो कितना तक है, अगर इसको समझाना है आदमी तो फिर कैसे समझाओगे कि तुम्हारा मास है क्या कैपिटल M, तो फिर आपका मास है कैपिटल M, मान लेते हैं यहाँ पे एक स्मॉल m, एक बच्चा का मास है स्मॉल m। ठीक है, तो ये कैपिटल M स्मॉल m के ऊपर कितना फोर्स देगा, तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, कैपिटल R है डिस्टेंस, तो फिर हो जाएगा F, इसका अमाउंट हो जाएगा F इज इक्वल टू Gmm by R स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका अमाउंट। अब क्या बोलना पड़ेगा कि अच्छा तुम्हारा फोर्स कितना दूर जाके जीरो हो जाना, कितना दूर जाके जीरो होगा, तुम्हारा इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, तुम्हारा इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। ठीक है, तुम्हारा इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। तुम लोगों को पता है ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के नीचे वाला जो टर्म है क्या कहते हैं उसको, डिनोमिनेटर को हम अगर इनफाइनाइट कर दे कि ये है इनफाइनाइट, तब जाके मतलब कहते हैं तो सुन के खुश हो जाएगा कि ये तो दबदबा वाला इन्फ्लुएंस है। और एक इन्फ्लुएंस है जो सर न्यूटन ने बोला था, क्या, कौन सा वाला इन्फ्लुएंस, ग्रेविटेशन वाला इन्फ्लुएंस। वो कितना तक है, तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या है, बोलेंगे कि तुम जितना दूर सोच सकते हो कि हाँ इतना डिस्टेंस होगा, उससे थोड़ा ज्यादा, ऑलवेज यही है इनफाइनाइट। ठीक है, तो फिर मतलब ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसका इन्फ्लुएंस कितना दूर तक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है। मतलब ये इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि रेंज कितना है, ग्रेविटेशन फोर्स का रेंज कितना है, वो हमें पता चल गया कि ग्रेविटेशन फोर्स का रेंज है इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये जो मास है इसका ये ग्रेविटेशन फोर्स देगा, वो मतलब जो स्टार्स तुम लोग देख पा रहे हो, ठीक है, तो स्टार के ऊपर भी ये फोर्स दे रहा है, वेरी फेम, ठीक है, बहुत कम। ठीक है, और बहुत सारा फैक्टर भी आ जाएगा, उतना डिस्टेंस ले लेंगे तो बहुत सारा फैक्टर आ जाएगा, वो सब बात नहीं करेंगे। सिंपली सोचते हैं कि F इज इक्वल टू Gmm by R, तो यहाँ R को इनफाइनाइट करने से फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, तो रेंज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स ये हमें मिल गया कि ग्रेविटेशन फोर्स का जो रेंज है वो है इनफाइनाइट। बहुत अच्छा। अब फील्ड को मेजर कैसे करेंगे, कैसे फील्ड को मेजर करेंगे? फील्ड मेजर करने के लिए, किसी भी मेजरमेंट के लिए, हमारा फिजिक्स में मेजरमेंट जो चैप्टर है तुम लोग ने पढ़ा था, किसी भी मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यूनिट चाहिए। इसको याद रखना, किसी भी मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट चाहिए। तो ग्रेविटेशन फील्ड का जो मेजरमेंट है, मतलब उसका इंटेंसिटी कितना है, कितना इंटेंस है ग्रेविटेशन फील्ड, उसको जानने के लिए हमें एक यूनिट मास चाहिए। क्या चाहिए? यूनिट मास। ओके, यूनिट मास चाहिए। मतलब क्या है, ये जो स्मॉल m है इसको अगर कैपिटल या फोर्स, बहुत अच्छा एक डेफिनेशन मिलेगा फ्रॉम यूनिट मेथड, चारों तरफ यूनिट। ग्रेविटेशन फोर्स जो कैपिटल F है वो कितना मास के लिए है? स्मॉल m टेस्ट मास स्मॉल m। क्यों मैंने टेस्ट मास बोला? इसका फील्ड चेक करने के लिए यूज किया था स्मॉल m, तो
टेस्ट मास होगा, ठीक है। बात करूं क्लास 12 में टेस्ट चार्ट सुनोगे कि कैपिटल एफ इस स्मॉल के ऊपर एक फोर्स दे रहा है, कितना फोर्स दे रहा है, कैपिटल एफ स्मॉल के ऊपर कैपिटल एफ फोर्स दे रहा है। तो फिर यूनिट मास, अगर मास यूनिट हो जाए तो फिर फोर्स कितना होगा, F डिवाइडेड बाय m। बहुत अच्छा, F डिवाइडेड बाय m। यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड, तो ये जो हो गया ना ग्रेविटेशन फोर्स बाय ये मास, हमें यूनिट मास कॉल्ड इन ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से हमें ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन दिया। बहुत अच्छा डेफिनेशन बुक में तो मिल ही जाएगा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जो डेफिनेशन में समझा रहा हूँ उसको ठीक से समझ लो, बाकी डेफिनेशन बुक से मिल जाएगा, उससे लिख लेना है डेफिनेशन, हेडिंग करना है ऐसे कि ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी हेडिंग करना, और उसके बाद उसका डेफिनेशन बुक से लिखना पड़ेगा। बिना लिखने से क्लियर नहीं होगा हमको, ठीक है। मुझे भी देखो समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, तो समझने के भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी को हम GE वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। GE पहले GE से ले लेंगे, उसके बाद वेक्टर लेंगे, ठीक है। GE से ले लेंगे, वो क्या होगा, वो होगा F डिवाइडेड बाय स्मॉल m, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। तो उससे हमें मिल जाएगा G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये है हमारा ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, ओके। उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने से क्या होगा, तो पता ही है वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो r है उसका यूनिट वेक्टर से प्रोडक्ट करना पड़ता है। तो फिर क्या होगा, अट्रैक्शन है इसलिए माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे तो r स्क्वायर आएगा, यहाँ पे r कैप आएगा, और r कैप का जो वैल्यू है वो क्या है, वो है r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, याद है ना। तो फिर GE वेक्टर से ये आ जाएगा माइनस GM डिवाइडेड बाय r क्यूब इनटू r। बहुत अच्छा, GE वेक्टर इज इक्वल टू माइनस GM बाय r क्यूब तो r वेक्टर। बहुत अच्छा, ये क्या है, ये ग्रेविटेशन फील्ड वेक्टर है, ये ग्रेविटेशन फील्ड वेक्टर है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू GM बाय r स्क्वायर। अब इसके यूनिट चाहिए, इसका डायमेंशन चाहिए, क्या होगा, यूनिट क्या होगा, फोर्स एंड मास, फोर्स डिवाइडेड बाय मास के यूनिट, तो फिर यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर केजी। डायमेंशन क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब देखो एक ऑब्जर्वेशन लगेगा, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया क्या ऑब्जर्वेशन है। फोर्स का डायमेंशन क्या था, m है टू द पावर -2। अब मास से डिवाइड कर दोगे तो फिर यहाँ पे जो डायमेंशन है वो क्या आ गया, h टू द पावर -2। ये किसका डायमेंशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। इसलिए तुम लोग को याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा, कि जो ग्रेविटेशन फील्ड है ना, ग्रेविटेशन फील्ड का जो डायमेंशन है वो एक्सेलरेशन का डायमेंशन के साथ इक्वल होता है। और साथ साथ और एक चीज भी है, F/m ये क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, इसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी अगर तुम निकाल लिए तो फिर ग्रेविटेशन के लिए एक्सेलरेशन भी तुमने निकाला, ठीक है। मतलब एक दो रिजल्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी से ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी तो मिल गया है, साथ साथ ग्रेविटेशन ये एक्सेलरेशन भी मिल चुका है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे, ठीक है। आई थिंक तुम लोगों को ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशन फील्ड वाला कॉन्सेप्ट ये फील आ चुका है, ठीक है। अगर फील आ चुका है तो फिर इससे तुम लोगों को 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर करना है। क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिख लेना, लेक्चर में ही लिख लेना। पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट इज ग्रेविटेशन फील्ड एंड व्हाट इज ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कि इज ग्रेविटेशन फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डेफिनेटली इसका वेक्टर फॉर्म लिख दिया हमने, तो वेक्टर क्वांटिटी तो होगा। और क्या, राइट डाउन द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी।
ये रहा यूनिट डायमेंशन, ठीक है। और एक क्वेश्चन, ग्रेविटेशन फील्ड का रेंज कितना है? व्हाट इज द रेंज ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड? इनफाइनाइट, ओके, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है ग्रेविटेशन फील्ड का रेंज, ओके। ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन का आंसर हम लोग को लिखना पड़ेगा। बोर्ड वर्क तो लिखना ही है, उसको इसको समझने के बाद, उसको पढ़ने के बाद ये सब क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है, ठीक है, तभी फिजिक्स समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और चलो अब जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोगों ने पहले क्लास में बोला था कि ये जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी एक स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है? अर्थ का जो ग्रेविटेशन फील्ड है उसके लिए अगर एक्सेलरेशन निकालो तो उसका जो ग्रेविटेशन फील्ड है उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। अब बोला गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये जो नाम है, नाम में जो डेफिनेशन दे दिया ऑलरेडी कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही तो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटेशन, अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड के लिए ऑब्जेक्ट में जितना एक्सेलरेशन फॉर्म होता है उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत अच्छा, देखो एक मिनट, acceleration due to gravity, मान लेते हैं ये रहा हमारा R, मास कितना है? कैपिटल M, रेडियस ऑफ R, मैं R लिख लेता हूं और तुम लोग आफ्टर रेडियस मोमेंट में बोलना कि आफ्टर रेडियस क्या है। But distance from the center of the earth to this object with mass m, ये मान लेते हैं small। तो फिर अर्थ के मास के लिए इस मास के ऊपर फोर्स कितना होगा? क्या फोर्स होगा? मास इनटू मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। बहुत अच्छा, मतलब फोर्स बन जाएगा ये, ठीक है। अब क्या मिलेगा? अब मिलेगा इससे ग्रेविटेशन फील्ड का इंडेक्स क्या रहेगा? कैपिटल M बाय r स्क्वायर, बड़ा स्मॉलर डिस्टेंस। अब अगर तुम पूछोगे कि आपकी सरफेस में बोल दो, सरफेस ऑफ अर्थ में क्या होगा? ये बन जाएगा g, ठीक है। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी g से लिखते हैं, इसलिए g लिखा है। और तुम लोग जी ई लिखोगे तो उसको फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। तो फिर स्मॉल g इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, स्मॉल g इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन क्या? मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट। क्या होगा? डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लैनेट, दूसरा रेडियस ऑफ, ये है मास ऑफ प्लैनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ प्लैनेट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब इससे ग्राफ निकालोगे gm का, तो इससे ग्राफ निकालोगे, ग्राफ क्या होगा? ग्राफ मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किया? यहाँ पे क्यों नहीं ड्रॉ किया? ये हो गया अर्थ सरफेस के अंदर। इसके लिए क्या होगा ये जानने के लिए डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। इस लेक्चर के लिए मैंने इतना तक थ्योरी बोला कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो है वो gm का है,
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या होगा और क्यों होगा। ठीक है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। और आज क्या करेंगे हम, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल कर देते हैं। लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मूला किए थे उसके भी ऊपर एंड थोड़ा बहुत इसके भी ऊपर। ठीक है, चलो तो फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तुम लोग लिख लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका टॉपिक है नल पॉइंट। अब ये नल पॉइंट क्या है? नल पॉइंट है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड जीरो है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा ग्राफिकली पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही मतलब क्लियरली समझना है। तो एक क्वेश्चन ना बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, उसको अगर समझने लग जाओ तो फिर तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन को करो और बाकी पढ़ते रहो। देखो मान लेते हैं ये रहा एक ऑब्जेक्ट स्मॉल एम मास है, ये रहा एक ऑब्जेक्ट कैपिटल मास। ठीक है, अब ये जो स्मॉल एम एंड कैपिटल एम दोनों जो मास है, मास के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे ग्रेविटेशन फोर्स जीरो है। ठीक है, अब देखो ऐसा हो सकता है या नहीं, ये पहले समझ पड़ेगा कैसे। अगर यहाँ पे एक यूनिट मास है 1 kg है, यूनिट मास, स्मॉल एम इसको क्या करेगा, किस तरह फोर्स देगा, स्मॉल एम खींचेगा, तो ये मेरा है ऐसे। ठीक है, कैपिटल एम क्या बोलेगा, ये मेरा है। ठीक है, मतलब देखो दो फोर्स आ जाएगा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली एक पॉइंट रहेगा जहाँ पे ये दोनों फोर्स सेम हो जाएगा। एंड जिस पॉइंट में ये दोनों फोर्स सेम हो जाता है उसी को हम कहते हैं नल पॉइंट, जहाँ पे नेट फोर्स और नेट ग्रेविटेशन फील्ड इज जीरो। ठीक है, तो कैसे निकालना होगा, पहले ग्राफिकली देखते हैं। ऐसे करके जितना डिस्टेंस जा रहा है इसका फोर्स घट रहा है, ऐसे करके यहाँ पे जीरो हो जाए और इसके लिए तो इसका हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों, ग्राफ ऐसा क्यों, नीचे कैसे चला बोलना पड़ेगा, अभी बोलेंगे। देखो ये जो डायरेक्शन है, इस तरह का डायरेक्शन मान लेते हैं, इस तरह का जो डायरेक्शन है वो मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मास है, ये किस तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, उल्टा कर दिया। जैसा पॉजिटिव लोगे वैसा ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोला गया है कि इस तरह में पॉजिटिव और इस तरह में नेगेटिव। ठीक है, तो ये रहा एक पॉइंट, किसका करीब है, स्मॉल में करीब है, तो स्मॉल में को ज्यादा फोर्स से खींचिएगा और इसको कैपिटल से डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका फोर्स कम हो जाएगा। तो नेट फोर्स किस तरफ होगा, वो इस तरफ होगा, नेगेटिव की तरफ होगा। जितना इससे करीब जाओगे फोर्स उतना नेगेटिव की तरफ होगा। तो फोर्स अगर नेगेटिव है, मतलब देखो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है कि ऊपर की तरफ में फोर्स, ये सब फोर्स है और ये जो है ये है डिस्टेंस। ठीक है, अगर तुम इस तरफ जाओगे, इस तरफ जाने के लिए डिस्टेंस हो जाएगा
नेगेटिव, इस तरफ है डिस्टेंस नेगेटिव, और फोर्स है किसकी तरफ, फोर्स है इसके तरफ, ठीक है। फोर्स है स्मॉल एम की, स्मॉल एम की तरफ अगर फोर्स है, ठीक है, फोर्स है स्मॉल एम की तरफ और डिस्टेंस दे रहे हैं उस तरफ, ठीक है। फोर्स है स्मॉल एम की तरफ, डिस्टेंस दे रहे हैं उस तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा ऐसे, क्यों ऐसे, थोड़ा और ठीक होता ड्राइंग मेरा ऐसे होता। अब जब इस तरफ जाओगे तो फिर कैपिटल किस तरफ खींचेगा, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव है इसलिए, ठीक है। अब इस तरफ आता है, इस तरफ आने के लिए यहाँ पे जब जाओगे इस तरफ कैपिटल एम इसको खींचेगा इस तरफ एंड स्मॉल एम भी खींचेगी इस तरफ, तो दोनों फोर्स इस पॉइंट में कैपिटल एम भी अपने तरफ खींच रहा है, स्मॉल एम भी अपने तरफ खींच रहा है, और फोर्स डायरेक्शन हो गया किस तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन होगा तो फिर ऐसे नेगेटिव का अपना फोर्स नेगेटिव ऊपर है बहुत खींचेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे इस तरफ खींचेगा, ये भी इस तरफ खींचेगा, तो फिर फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव, और डिस्टेंस के डिस्टेंस आप इग्नोर के फोर्स है ना इसलिए ग्राफ होगा ऐसा। तो फिर देखो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे ये दोनों, जहाँ पे ये जो ग्राफ है ये कट कर रहा है, मतलब ये फिजिकल जीरो हो रहा है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स कट हो रहा है ये पॉइंट है नल पॉइंट और नोड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे नेट ग्रेविटेशन फील्ड जीरो हो जाएगा। अब इसको निकालोगे कैसे, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस है x, यहाँ से इसका डिस्टेंस है r माइनस, टोटल डिस्टेंस है कैलकुलेट। अब इस पॉइंट में नेट फोर्स तो जीरो हो चुका है, तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो उसको उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा, नेट फोर्स अगर जीरो है तो उसी कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्या है कॉन्सेप्ट कि इसके लिए 1 पॉइंट में यहाँ पे 1 भी दिया तो gm into 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और इसके लिए फोर्स कितना है, इसके लिए यहाँ पे है g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r माइनस x स्क्वायर, दोनों तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स, तो माइनस होगा 0 to 0, तो साइड चेंज करके सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है g स्मॉल m बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू g कैपिटल M बाय r माइनस x का होल स्क्वायर, और यहाँ से कैपिटल कैंसिल हो गया, और यहाँ से आ जाएगा r माइनस x बाय x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है। ये जो इक्वेशन मिल गया है, ये जो इक्वेशन मिला है, मतलब यहाँ से r माइनस x डिवाइडेड बाय स्मॉल x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m, ये आ जाएगा। इससे तुम्हें x का वैल्यू निकालना है, बाकी तुम लोग कर पाओगे साइड चेंज करके, ठीक है। यहाँ पे अगर वैल्यू दे दिया जाएगी, वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू देने के बाद आप लोग एक चीज पूछ सकते हो कि यहाँ पे प्लस माइनस होगा या नहीं होगा, लोगे या नहीं लोगे, तो इसके लिए मैं न्यूमेरिकल देता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि प्लस माइनस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक्चुअली मैथमेटिकली तो डेफिनेटली देना चाहिए, ये रूट हो रहा है तो प्लस माइनस तो आएगा ही, बट एक्चुअली फिजिकली हमें उसको कोई मीनिंग मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि प्लस माइनस होगा या नहीं होगा, इसको समझना है। इसके लिए अच्छा न्यूमेरिकल चाहिए, एक न्यूमेरिकल देता हूँ, उसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद मुझे बोलना कि प्लस माइनस दोनों देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा फिर तो फिर क्यों, नहीं देना पड़ेगा तो फिर क्यों, ठीक है। न्यूमेरिकल देता हूँ। बाकी ये जो ग्राफ है ये प्रोसेस समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया तो लाइक दे देना, ठीक है। masses 4 kg
separated by 10 meter distance. Find the point from 4 kg where gravitation field, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम है, स्मॉल एंड कैपिटल को 4 kg दिया था, कैलकुलेट करने के बाद देखना क्लास में लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता, ठीक है। ये रहा हमारा नाम का दूसरा टाइप का क्वेश्चन, जहां पे ये बोलते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ग्रेविटेशन के लिए जो इफेक्ट होता है उसके ऊपर क्वेश्चन कैसा, किस टाइप। तो मैं ये बोल सकता है कि टू मासेस, ठीक है, टू मासेस स्मॉल m एंड कैपिटल, स्मॉल m एंड कैपिटल are separated by capital R distance. Capital R distance. If capital M very greater than small m and small m is rotating around capital M in a circular path, then find radius in terms of then find velocity in terms of g कैपिटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत काम आने वाला है, ठीक है, बहुत काम। और कैसे काम आता है देखते हैं, क्वेश्चन करते करते तो समझ में आ जाएगा कैसे काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लो पहले, वीडियो को पॉज करके लिख लो क्वेश्चन। बोला गया है ये कैपिटल एम मास है, इससे r डिस्टेंस में स्मॉल एम मास है, ये सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो उसका रेडियस में क्या है, इसका स्पीड चाहिए। अब देखो सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सप्लाई करेगा, कौन सा फोर्स सप्लाई करेगा, ग्रेविटेशन, ठीक है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, mv² डिवाइडेड बाय डेल्टा। ये सप्लाई कर रहा है कौन, ग्रेविटेशन फोर्स। अब इन दोनों के लिए ग्रेविटेशन फोर्स कितना है, ये वेलोसिटी वाला, डिस्टेंस वाला, रोटेशन वाला और साथ के साथ टाइम पीरियड वाला, फ्रीक्वेंसी वाला, सारे क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सप्लायर है ग्रेविटेशन फोर्स। यही तो एक बात है, इसको याद रखना बस, पहले समझ जाओ उसके बाद mv²/r ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके साथ इक्वल है, ग्रेविटेशन फोर्स के साथ। तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r²। तो सॉल्व करने से d का वैल्यू मिल जाएगा, बहुत अच्छा। r स्क्वायर के साथ हो गया कैंसिल, स्मॉल m स्मॉल के साथ हो गया कैंसिल। इससे एक इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा, ये जो स्पीड है ना, ये रोटेट कर रहा है ऑर्बिट, ये कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड, इसको कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। सैटेलाइट के लिए यही होता है,
बाद में सैटेलाइट का स्पीड करवाऊंगा, वहां पर तो यही होगा। तो फिर ये जो ऑर्बिटल स्पीड हमें मिला है जीएम में यार, वो देखो जो ऑर्बिट हो रहा है मतलब जो रोटेट कर रहा है उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब सन के रिस्पेक्ट में अगर अर्थ रोटेट कर रहा है ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशन फोर्स, देन अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि अर्थ कितना स्पीड में जाएगा, वो डिपेंड करेगा सन के मास के ऊपर। सिमिलरली मून कितना फास्ट रोटेट कर रहा है अराउंड द अर्थ, वो डिपेंड कर रहा है अर्थ के मास के ऊपर, नॉट ऑन द मास ऑफ द सन। अगर मान लेते हैं कि अर्थ का मास, ये सन का मास, तो इतना सॉरी ये है अर्थ का मास, ये मून का मास, तो देखो मून का मास तो कट हो गया बोथ साइड। तो फिर ये जो ऑर्बिटल स्पीड है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वो भी मान लो। अब इतना तक अगर आ चुके हो तो फिर टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, 2πr डिवाइडेड d कर देते हैं। पुट करने से आता है क्या, E = 2π, यहाँ पे आ जाएगा √gm, सॉरी नीचे जाएगा √gm, ये नीचे ऊपर आ जाएगा ऊपर, 3/2 बोथ साइड का स्क्वायर कर देते हैं, एक चीज मिलेगा। बोथ साइड का स्क्वायर करने से देखो t² घड़ी के साथ क्यूब मिल गया, बाद में इसको केपलर्स लॉ में भरोगे, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल हमें मिला है, न्यूमेरिकल बहुत मास्टर स्ट्रोक न्यूमेरिकल है, इसको समझ लो, बाद में काम आएगा। ग्रेविटेशन में एक चैप्टर ग्रेविटेशन में एक पार्ट है, फिर केपलर्स लॉ बोलूंगा, यही सेम चीज आएगा। वहां से मास होगा, ये हो गया सैटेलाइट का मास। अब मैं इससे ऊपर एक काम देता हूँ तुम लोगों को, क्या है वो है ये जो मास है ना, इसका तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको भी निकालना। अब तुम लोग बोलोगे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, लास्ट डे मैंने वर्क डन कैलकुलेट करवाया था ना, वही से कैलकुलेट करो, ठीक है, क्योंकि वर्क पर यूनिट से तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर प्लेलिस्ट में देखना वर्क पर एनर्जी का लेक्चर है, तो एक बार देख लेना, तुम्हें मिलेगा कॉन्सेप्ट और मुझे मिलेगा व्यूज, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना नेक्स्ट लेक्चर में मैं यही सब डिस्कस करवाऊंगा, और साथ बहुत सारा न्यूमेरिकल भी रहेगा, थ्योरी भी चल रहा है, साथ साथ न्यूमेरिकल भी चल रहा है, थ्योरी ज़्यादा चल रहा है, न्यूमेरिकल कम चल रहा है, लास्ट में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी समझना है, बिना थ्योरी समझे न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल याद रहेगा, और जो भी याद रखते हो भूल भी जाते हो, समझ लो, याद रखना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड डेफिनेटली अगर अच्छा लगा है क्लास तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।